ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज हम देखने वाले हैं माइक्रोबियल एग्जामिनेशन। ठीक है, थोड़ा लैपटॉप दूसरे काम में है, ठीक है, तो इसलिए मैं मोबाइल से ज्वाइन हुई हूँ। ठीक है, सो एक मिनट। ओके, सो माइक्रोबियल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर, राइट। सो तो जो माइक्रोबियल एग्जामिनेशन है वाटर का, राइट, तो वहां पे जनरली जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, और बैक्टीरियोलॉजिकल साइकिल जो है वाटर की, ठीक है, वो हमको पहले देखना पड़ेगा कि साइकिल क्या होती है, राइट, किस तरह से वो जो वाटर है, ठीक है, यानी अर्थ सरफेस में ऑक्यूपाई होता है, ठीक है, कितना ओशन में रहता है, राइट। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है हम देखेंगे। सो हाइड्रोलॉजिक साइकिल, वाटर इज द डोमिनेंट कंपाउंड ऑन अर्थ. It occupies nearly 3/4 of the Earth's surface and 97% of all water in the ocean. So the Earth's supply of water is continuously cycled between the hydrosphere, atmosphere, and lithosphere. The hydrologic cycle begins when surface water, lakes, oceans, and rivers exposed to the sun and wind evaporates and enters the vapor phase of the atmosphere. Plants contribute to this reservoir through transpiration, that is evaporation through leaves, and respiration. So water is returned to earth through condensation or precipitation, that is rain, snow, hail, right? While a drop of water may appear simple, it is a quite complex, often containing chemicals and microorganisms of many kinds, right? So hydrologic cycle आपको पता है कि जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, तो वहां पे वाटर का सप्लाई किस तरह से होता है, राइट। तो वो जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, ठीक है, उसके थ्रू जो है, ठीक है, ये वाटर सप्लाई जो है होता है, ठीक है। तो जो भी साइकिल होगी, जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, ठीक है, तो वो कहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि कैरी होती है, राइट। तो जनरली जो हाइड्रोस्फीयर रहेगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर रहेगा और लिथोस्फीयर जो रहेगा, ठीक है, इन तीनों के बीच में ही वो साइकिल जो है, ठीक है, जो प्रोसेस हम बोलेंगे, ठीक है, तो वो वाटर का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होता है, राइट। सो जो सरफेस वाटर है, जैसे लेक्स में, ओशंस में या रिवर्स में, ठीक है, जब वो सन के कांटेक्ट में आता है, यानी सन के एक्सपोजर में आता है, ठीक है, या फिर जो विंड है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है वाटर जो है वो इवेपोरेट होने लगता है, ठीक है। और उसके बाद में जो वाटर है, ठीक है, वो वेपर फेज में जो है, ठीक है, यानी जो एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, उसमें वेपर फेज में जो है एंटर होता है, राइट। उसके थ्रू हम देखते हैं कि जो अर्थ यानी जो वाटर होगा, ठीक है, तो वो जो कंडेंसेशन प्रोसेस है या प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है, ठीक है, रेन या फिर स्नो के थ्रू जो है वो फिर से अर्थ सरफेस में जो है वापस आता है, राइट। तो इस तरह से वो प्रोसेस वहां पे होती है, ठीक है। तो जब भी हम देखते हैं कि एक यानी एक वाटर का ड्रॉप भी जब हम देखते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया पे गिरता है, ठीक है, तो वो एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, उसके थ्रू ही जो है सरफेस एरिया में वो वाटर आता है, ठीक है, यानी जो भी केमिकल रिएक्शन होगी, जो भी प्लांट सोर्सेस में, राइट। सो जो भी क्योंकि हमको पता है कि जो रिजर्वायर्स है, ठीक है, तो जनरली उनको जो है वो लाने के लिए जो रिजर्वायर्स हमको मिलते हैं अर्थ सरफेस पे, राइट, तो प्लांट का कंट्रीब्यूशन भी वहां पे उतना ही होता है, ठीक है, क्योंकि जनरली जो प्लांट होते हैं वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है लीव्स में से जो है वाटर इवेपोरेट करते हुए दिखाई देते हैं, राइट। उसके थ्रू भी जो हम बोल सकते हैं कि रिजर्वायर जो मिलते हैं, ठीक है, उसमें भी प्लांट का कंट्रीब्यूशन वहां पे होता है, राइट। और जो वाटर रहेगा फिर, ठीक है, जो इवेपोरेट होगा फिर वो जो वेपर के थ्रू है, ठीक है, इवेपोरेट होने लगेगा और रेन या फिर स्नो के थ्रू जो है फिर से अर्थ सरफेस में आने लगेगा। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस होती है, राइट। सो और इसके थ्रू हम देखते हैं कि जो है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ केमिकल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, या फिर एनवायरमेंट का कह लीजिए, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हर एक सरफेस एरिया में या फिर जो रिजर्वायर्स है वहां पे पाए जाते हैं, राइट। सो इस साइकिल में हम अगर बात करें,
ठीक है। सो लोकेशन के हिसाब से देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ दिस साइकिल, राइट। सो हम देखते हैं कि जनरली बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, हर एक स्टेजेस में जो साइकिल होती है, ठीक है, हर एक स्टेज में है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, राइट। सो अगर सपोज एटमॉस्फेयर वाटर की बात करें, राइट, सो तो एटमॉस्फेरिक वाटर की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे क्लाउड हो गया, ठीक है, सो मॉइस्चर कंटेन्ड इन क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेटेड एज अ स्नो, राइट। सो तो एटमॉस्फेरिक वाटर में लिखा है कि मॉइस्चर कंटेन्ड इन क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेटेड एज स्नो, हेल एंड रेन कॉन्स्टिट्यूट्स एटमॉस्फेरिक वाटर, राइट। तो जो भी क्लाउड से, ठीक है, जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है क्लाउड में, ठीक है, या फिर जो स्नो है, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म जो होता है वाटर का जब वो अर्थ सरफेस पे गिरता है, ठीक है, या फिर रेन है, राइट। तो ये सभी चीजें जो है हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक वाटर में आती है, राइट। सो इसमें जो माइक्रोबियल फ्लोरा है, ठीक है, तो वो एयर के थ्रू इसमें एंटर होता है, राइट। जैसे हम देखते हैं एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, राइट, तो उसके साथ में डस्ट पार्टिकल के साथ में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। सो तो इसलिए हम देखते हैं कि जो है जैसे प्रेसिपिटेशन, जैसे स्नो वगैरह गिरता है, राइट, उसके थ्रू ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, तो ये वॉश्ड यानी जनरली वाटर में से जो है वॉश हो जाते हैं वहां पे और डिफरेंट डिफरेंट सरफेस एरिया में वहां पे गिरने लगते हैं, राइट। सो उसके बाद में सरफेस वाटर जो है, right, so surface water is represented by bodies of water such as lakes, streams, rivers and oceans. These waters are susceptible to contamination with microorganisms from atmospheric water, right. तो जो फॉल आउट वहां पे होता है, राइट, ऑब्वियस है वो सरफेस एरिया पे जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया में जो भी होगा रिजर्वायर, जो लेक्स हो गए, ओशन होंगे, ठीक है, वहां पे एंटर होंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, right? So these waters are susceptible to contamination with microorganisms from atmospheric water. The surface runoff from soil and many waste dumped into them. Right? So यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस में जो भी सॉइल है, ठीक है, अगर रेन वहां पे रेनफॉल हो रहा है तो क्या होगा, वो सॉइल जो है रिजर्वायर्स में एंटर होने लगती है, ठीक है, जो और उसके साथ में जो भी सरफेस एरिया पे जो भी वेस्ट रहेगा, ठीक है, वो भी ऐसे रिजर्वायर में एंटर होने लगता है, तो ऑब्वियस है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो ज्यादा मात्रा में जो है दिखाई देंगे, राइट। सो तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स जो है माइक्रोबियल कम्युनिटी के, ठीक है, वो सोर्स ऑफ वाटर की हिसाब से जो है वो वैरी होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी हमने ये पहले पिछली बार देखा था कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो है टेम्परेचर या एनवायरनमेंट वो डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ज्यादा सॉल्ट एटमॉस्फेयर जो होता है, नहीं, जो ज्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है ओशन का, ठीक है, या फिर रिवर का, तो उसमें सबसे ज्यादा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो रह पाता है, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो नहीं रह पाते होंगे, राइट। इस तरह से यानी हर एक का एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, ग्रो करने का वो डिफरेंट हो सकता है, राइट। सो नंबर ऑफ जो टाइप होंगे माइक्रोबियल कम्युनिटी के, ठीक है, तो वो सोर्स ऑफ वाटर के हिसाब से वहां पे वैरी होंगे, ठीक। तो और उसके साथ में वाटर का कंपोजिशन, ठीक है, यानी हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, राइट, उसके हिसाब से सॉल्ट का कंटेंट कितना है उसके हिसाब से, राइट। सो और ये तो रहा यानी कंपोजिशन के हिसाब से, राइट, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, राइट, तो वो जो वाटर से मिलेंगे या फिर दूसरे एनिमल बॉडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो, राइट, तो उस एरिया में जो ज्यादा होगा, ठीक है, उस तरह का माइक्रोब जो है वहां पे ही ग्रो करेगा, ठीक है, यानी जहाँ पे अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा होगी, ठीक है, तो वहां पे वो जो भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, वो वहां पे ज्यादा ग्रो करेगा जिसके लिए वो अवेलेबल है, राइट। तो इस तरह से जियोग्राफिकल, बायोलॉजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सोर्सेज जो है हम देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद ग्राउंड वाटर,
So groundwater is subterranean water that occurs where pores in the soil or rocks containing materials are saturated. This process forms a deep groundwater source called a aquifer. ठीक है, एक्विफर जो अपने आप पानी बाहर आता है, राइट, वो स्प्रिंग के जैसा, राइट. So it's an important source for surface water. The permeability of the soil and depth to which the water has penetrated helps through filtration, removal of bacteria and suspended matter, right. So generally ये जो process होती है, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर जो होता है, ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पोर्स होते हैं, राइट, जो सॉइल से बने हुए होते हैं या फिर रॉक से बने हुए होते हैं, नहीं, तो वहां पे ऐसा मटेरियल पाया जाता है, ऐसा यानी वो सैचुरेट हुआ होता है, राइट. उसके नीचे जो है, जो भी एक्विफर्स जो है, ठीक है, तो उसके सोर्सेस होते हैं जो वाटर सोर्स कहलाते हैं, ठीक है. सो ये जो सैचुरेशन वहां पे होता है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है जहाँ पे वाटर वहां पे फॉर्म होने लगता है, उस प्रोसेस के थ्रू ही जो है ये सैचुरेशन जो है वहां पे होता है, राइट. सो तो जनरली जो भी सॉइल की परमेबिलिटी है या फिर डेप्थ है, ठीक है, जहाँ पे वाटर जो वहां पे है, राइट, तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो है जनरली बैक्टीरिया यानी ऐसा वाटर जो है अगर हम ड्रिंकिंग के लिए भी अगर यूज करें, ठीक है, तो वो इतना ज्यादा वहां पे हम बोल सकते हैं कि डीप वहां पे होता है, ठीक है, और सैचुरेशन ज्यादा होता है, तो हम देखते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ वहां पे जो है हो सकती है ज्यादा, ठीक है, और कुछ सस्पेंडेड मैटर भी वहां पे हो सकते हैं, ठीक है. तो इसके ऐसे जो एक्विफर्स है, नहीं, तो उनका वाटर जो है वो यूज करने के लिए जनरली फिल्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस वहां पे यूज किया जाता है, ताकि जो भी बैक्टीरिया जो है वो रिमूव हो सके और जो भी सस्पेंडेड मैटर जो हमने बोला वो भी वहां से रिमूव हो सके, राइट. सो जैसे एग्जांपल है स्प्रिंग्स, ठीक है. सो स्प्रिंग्स कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर दैट रीचेस द सरफेस थ्रू रॉक फिशर, ठीक है, जो फिशर यानी जो भेग बोलते हो, ठीक है, पत्थर का जो ऐसे कट लगा रहता है, राइट, रॉक में, राइट, वो. सो स्प्रिंग्स कंसिस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर that reaches the surface through a rock fissure or exposed pores in the soil. Wells and springs properly located produce water of very good quality and have negligible microbial content, right. तो ऐसे स्प्रिंग्स जो होते हैं, ठीक है, तो एक तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू वहां पे निकाले जाते हैं अगर वहां पे बैक्टीरिया फिर सस्पेंडेड मैटर है तो, ठीक है. अदरवाइज ऐसे स्प्रिंग जो है अपने आप बाहर निकल आते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे सोर्सेस माने जाते हैं पीने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में वहां पे जो माइक्रोबियल कंटेंट्स है वो जनरली वहां पे पाए जाए, बहुत कम इसमें, ठीक है. अपने आप अगर पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो झरे बोलते हैं मराठी में, राइट, स्प्रिंग्स, राइट, तो अपने आप जो है वो अच्छा पानी कहलाता है, राइट. तो वहां पे माइक्रोबियल कंटेंट्स बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं. सो द एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स बीइंग सो डिफरेंट, it is natural that different species of microbes are considered to be indigenous to specific habitats. सो जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है. एक तो वो नेचुरल होने की वजह से बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज जो है माइक्रोब्स के, ठीक है, तो वो वहां पे पाए जाते हैं. So the total amount of water in the hydrologic cycle has changed over millions of years. However, its distribution and quality have been greatly altered by human activities. Right? So, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, ठीक है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम कह सकते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत जो है उसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है. आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम था कि तभी पानी गिरता था यानी रेनफॉल होता था, राइट. सो इस तरह से, पर अभी हम देखते हैं कि कभी भी जो है रेनफॉल वहां पे होता है, राइट. और जो रिजर्वायर्स है वो भी कम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में और यूज कर रहे हैं, और उसके साथ में, ठीक है,
वाटर तो यूज करते हैं पर वो पीने लायक नहीं रह जाता या फिर दूसरे यूज के लिए नहीं रह जाता, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से उसके साथ घर में भी हम हाउस होल्ड में देखें डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, या फिर जो फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। सो इस तरह का जो यूज है वो ज्यादा हो गया है। तो ऑब्वियस है जो वाटर हम घर से बाहर निकालेंगे, जो वेस्ट बाहर निकालेंगे वो सॉइल में ही जो है एंटर होगा, राइट। सो तो वही है कि जो रिजर्वायर्स है बहुत कम रह गए हैं, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। So some nutrients, organic matter are added naturally through seasonal upwelling and disasters, floods or typhoons. But the most significant alteration of natural waters comes from effluent from sewage, agriculture, and industry that contain heavy loads of organic debris or nitrate and phosphate fertilizers. So the addition of such large quantities of these nutrients to aquatic ecosystems called eutrophication, ठीक है। सो यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चरल या फिर सीवेज है, ठीक है, तो ये जो जब इस तरह के जो हेवी लोड्स है, ठीक है, जहाँ पे जो ऑर्गेनिक डेब्रिस होगा, नाइट्रेट्स होगा, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स होंगे, ठीक है, तो ऐसे लार्ज क्वांटिटी में जब ये हेवी जो कंपोनेंट्स है जब एक्वेटिक इकोसिस्टम में एंटर होंगे, ठीक है, तो उसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। So eutrophication wreaks havoc on the community involved. So it is to be understood that the proper management of water resources is one of the greatest challenge of the century. Okay. उसके बाद में जो है बैक्टीरियोलॉजी ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये बैक्टीरियोलॉजी ऑफ वाटर हमने देखा था, ठीक है। सो एक बार थोड़ा वो भी ब्रीफ में देख लेते हैं। सो वाटर इज अ साइट ऑफ ट्रिमेंडस माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी। वाटर मींट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच कुड endanger the health of the community. It is to be kept in mind that all waters are liable to pollution. The situation, the construction and the maintenance of water supply, its storage and distribution system must exclude any possibility of pollution. Right? So disease producing microorganisms are also known as pathogens या foreign bodies आप बोलते हो. So among the most prominent waterborne pathogens of recent times are the protozoans. Right? तो इसके examples हमने देखे थे. Right? So giardia है, एंटामीबा, ठीक है, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, कैंपिलोबैक्टर, विब्रियो कोलेरी जो कॉलेरा हमने देखा था, सैल्मोनेलोसिस देखा था तो उसमें सैल्मोनेला, राइट, शिगेलोसिस देखा था तो शिगेला, राइट, विब्रियो हमने देखा था, ठीक है। सो वो तो विब्रियो, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, एंड वायरसेस, ठीक है, डिपोलियो एंड हेपेटाइटिस ए, ठीक है, ये भी वायरसेस, इसके भी वायरसेस। सो सम ऑफ दीज एजेंट्स स्पेशली एंसिस्टेड प्रोटोजोन्स can survive in natural waters for long periods without a human host, whereas others are present only for a short time and will be rapidly lost. Waterborne pathogens are commonly carried in feces, and this is usually how they get into drinking water supplies like wells or reservoir. राइट। सो जनरली जो क्लासिफिकेशन है वाटरबोर्न पैथोजेंस का, राइट, तो एक तो जो टाइप्स है वो आते हैं उसके एग्जांपल्स और उससे रिलेटेड डिसीजेस, राइट। सो जैसे प्रोटोजोअन्स है, राइट, तो जैसे जियार्डिया, लैम्बिया जिसको हम बोलते हैं स्पीसीज, राइट। सो जियार्डियासिस जो है, ठीक है, डायरियल डिसीज होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो होता है प्रोटोजोआ। और उसके बाद जो हमको सबको पता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये भी प्रोटोजोआ है, राइट। सो अमियोविक जो डिसेंट्री होती है इसकी एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से ही होती है। उसके बाद बैक्टीरिया जो है, ठीक है, कैंपिलोबैक्टर जेजोनी, उसके वजह से डायरिया होता है। विब्रियो कॉलेरी जो है कॉलेरा होता है, राइट। सैल्मोनेला स्पीसीज जो है उसकी वजह से टाइफाइड फीवर जो है वो होता है, राइट, सैल्मोनेला टाइफी जिसको हम कहते हैं। शिगेला स्पीसीज जो है, ठीक है, उसकी वजह से डिसेंट्री होती है। देन जो थर्ड टाइप है वाटरबोर्न पैथोजेंस के, ठीक है, सो वो है वायरसेस,
राइट। जैसे पोलियो वायरस है जिसकी वजह से पोलियो होता है, और हेपेटाइटिस ए जो वायरस है उसकी वजह से हेपेटाइटिस जो है वो होता है, राइट। So these are the pathogens which are responsible for the contamination of water. So this is because pathogens are usually few and far outnumbered by the non-pathogenic organisms. Also, methods to detect them are costly in time and money. Therefore, we generally look for indicators of human-animal pollution, that is intestinal organisms. So the organisms most commonly used as an indicator of pollution are indicator microorganisms like Escherichia coli, E. coli, and the bacteria of coliform group as a whole. So these organisms survive in natural waters but do not multiply there. So finding them in high numbers indicates levels of fecal contamination, right? So water sanitation standards of the environmental protection agencies are based primarily on the levels of indicator organism. So basically microorganisms of fecal streptococci group are also searched for when the nature of pollution is doubtful, when water is examined at infrequent intervals, and when a new source of water supply is being considered, right? So तो ये हमने देखा कि जो भी पैथोजेंस है जनरली वो वाटर के कंटेमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। सो क्योंकि जो पैथोजेंस है, ठीक है, एक तो बहुत कम वहां पे होते हैं, ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि जो मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है, जो भी माइक्रोबियल एग्जामिनेशन है उसके लिए जो भी मेथड यूज करते हैं, ठीक है, तो वो एक तो टाइम कंज्यूमिंग होती है और उसके लिए मनी ज्यादा लगता है, राइट। सो देयरफॉर जो इंडिकेटर्स है ह्यूमन या फिर एनिमल पोल्यूशन में, ठीक है, जो भी जैसे इंटेस्टाइनल ऑर्गेनिजम्स, राइट, तो वो एज एन इंडिकेटर जो है, ठीक है, वहां पे यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला जो इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो जनरली पोल्यूशन हम देखते पोल्यूशन की वजह से, राइट, वो होता है इशेरिशिया कोलाई, राइट, ई कोलाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, और जो अदर बैक्टीरिया है कोलिफॉर्म ग्रुप के, ठीक है, वो सो ये जो ऑर्गेनिजम्स है जनरली जो भी नेचुरल वाटर होगा उसमें सर्वाइव नहीं होते, सर्वाइव होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, पर वो मल्टीप्लाई नहीं होते, राइट। सो तो इसकी वजह से जो है फीकल कंटेमिनेशन में उनका जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो पता लगने में आसानी होती है, राइट, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हाई नंबर होगा, ठीक है, तो वो एज एन इंडिकेटर वहां पे हम इजीली माइक्रोबियल जो है एग्जामिनेशन के थ्रू, जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू वहां पे हम पता लगा सकते हैं, राइट। सो वाटर सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन agency are based on primarily on the levels of indicator microorganisms, राइट। सो जो भी सैनिटाइजेशन की स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, तो वो जनरली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज एन इंडिकेटर रोल प्ले करते हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। सो जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई का ग्रुप है, ठीक है, तो वो किस लिए सर्च किए जाते हैं, ठीक है, क्यों उनका यूज जनरली एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। सो जब भी जो पोल्यूशन है, ठीक है, जो नेचर की पोल्यूशन है जब वो डाउटफुल रहे, यानी हमको लगता है कि नहीं अभी इसके वजह से कुछ हार्मफुल चीजें होने वाली है या फिर लोगों को परेशानी होने वाली है, राइट। सो तभी, ठीक है, और उसके बाद में जब वाटर जो है, ठीक है, उसका एग्जामिनेशन होता है कुछ इंटरवल्स के लिए तब, ठीक है, और उसके बाद में जो नया सोर्स है वाटर सप्लाई का, ठीक है, जब वो हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, तब वहां पे यानी हमको अगर लग रहा है कि नहीं हमको ये सोर्स जो है वाटर का वो यूज करना है या फिर ये रिजर्वायर यूज करना है, तो ऑब्वियस है पहले अगर आप बोल रहे हो कि वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करना है तो वो आप पहले उसकी टेस्टिंग भी करोगे ना कि नहीं ये पानी जो है वो पीने लायक है कि नहीं, राइट। सो तो इसकी वजह से सो जैसे कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है, ठीक है,
सो उस तरह के जो एंटेरिक वायरसेस वगैरह होंगे, ठीक है। सो तो वो जनरली जो ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, सो उसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, और ह्यूमन वेस्ट से लेके फिर वो वाटर में जो है एंटर होते हैं, राइट। सो ये जो एनालिसिस है वाटर सैंपल का, ठीक है, तो ये जो है वायरसेस की प्रेजेंस में होता है जनरली, ठीक है। सो ये एक बहुत इलेबोरेट प्रोसेस मानी जाती है, जैसे हमने पहले भी देखा था कि कुछ बैक्टीरिया जो है, ठीक है, उसके एग्जामिनेशन के लिए वायरसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम बोल रहे थे तब, राइट। तो ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, यानी अगर दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो करते हुए देखना है, ठीक है, तो उसके लिए वायरसेस की हेल्प लगेगी, या फिर जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, तो हो सकता है वायरसेस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मिले, ठीक है। यानी हम देख सकते हैं कि वायरसेस की वजह से, ठीक है, उनकी ग्रोथ जो है हो सकता है वो ज्यादा होती हो, राइट। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू जो है हम एक देख सकते हैं कि जनरली जब भी वायरस जो है जब वो प्रेजेंट रहता है वाटर सैंपल में, ठीक है, एक क्लैरिटी आती है वहां पे, राइट। जो भी यानी जो भी बैक्टीरिया होगा उसको आइसोलेट करना फिर इजी हो जाता है वहां पे, राइट। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जनरली जो वायरसेस है, ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया होगा उसके आइसोलेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी वाटर से दूर, यानी अलग करने के लिए हम बोलेंगे, राइट, यानी हम इजीली उसको एग्जामिन कर सके। सो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड मेथड जो है वायरसेस के डिटेक्शन के लिए, वाटर में अगर प्रेजेंट है वायरसेस, उसके डिटेक्शन के लिए ऐसे कुछ एज सच मेथड जो है, ठीक है, वो अभी तक एडॉप्ट नहीं की गई है, ठीक है। सो तो अगर इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, सो जो इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो एक अलार्म सिस्टम की तरह जो है काम करते हैं, ठीक। सो यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जब वो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से पता चलता है कि जो है वाटर जो है वो पोल्यूटेड है, जो भी फीकल मटेरियल उसमें ज्यादा है, फीकल मटेरियल की वजह से जो है वाटर वहां पे पोल्यूटेड है, या फिर जो भी अदर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे उनकी जो भी फीसिस है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है वो वाटर वहां का जो है हम बोल सकते पोल्यूट हो चुका है, राइट। तो वही है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो एज एन इंडिकेटर करके वहां पे जो है वो लिए जाते हैं, यानी वो सैंपल वहां पे देखा जाता है वाटर का लेके कि इस वाटर सैंपल में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो हमको वहां पे पता चलता है कि नहीं, हाँ, इस वाटर में सपोज ईश्वरीय कोलाय है एग्जाम्पल करके, ठीक है, तो ये वाटर जो है फिर फीकल मैटर से कंटामिनेटेड होगा, ठीक है, इसमें ये वाटर जो है पीने के लिए जो है अच्छा नहीं होगा, राइट। तो यानी जो पोल्यूशन है वाटर का, ठीक है, सो वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो है वो पता चलता है कि ये वाटर जो है फीकल मटेरियल, ठीक है, ह्यूमन का और जो भी अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स है उसके थ्रू पोल्यूट हो चुका है। सो ये ऐसे काइंड का पोल्यूशन जो है, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यानी एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, तो वो जनरली अगर हम ऐसा वाटर अगर कंज्यूम करने लगे, राइट, तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहां पे रहेंगे, राइट। सो तो जो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है इनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो फर्स्ट जो होता है, इट इज प्रेजेंट इन पोल्यूटेड वाटर एंड एब्सेंट फ्रॉम पोटेबल, यानी अनपोल्यूटेड वाटर, राइट। सो जनरली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलेंगे, राइट, तो ये जनरली पोल्यूटेड वाटर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जो पोटेबल वाटर होता है यानी जो पोल्यूटेड नहीं होता ऐसा वाटर जो है उसमें एब्सेंट रहते हैं। सेकेंड जो कैरेक्टर है, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो है, ठीक है, जब उस वाटर में अदर पैथोजेंस प्रेजेंट रहे, ठीक है, तभी वो प्रेजेंट रहते हैं वहां पे, यानी जैसे वायरसेस का हमने बोला, राइट, तो उसके ग्रो के लिए, ठीक है, तो ये जो फॉरेन बॉडीज है अगर वो वहां पे प्रेजेंट रही, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है
ठीक है, वो भी उस वाटर में प्रेजेंट रहेंगे। सो उसके बाद में इट सर्वाइव्स बेटर एंड लॉन्गर देन पैथोजेंस। ठीक है, और ये जो जैसे ई कोलाई वगैरह हो गया, ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो है जनरली ज्यादा देर तक जो है सर्वाइव करते हैं। ठीक है, यानी पैथोजेंस से अगर कंपेयर करें तो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स इस जो है एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं और सर्वाइव भी करते हैं। So the quantity of indicator organisms correlates with the amount of pollution. ठीक है, so जो quantity है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, तो वो जनरली अमाउंट ऑफ पोल्यूशन जो है वो कितना है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से हमको पता चलता है, राइट। जैसे ई कोलाई है, ठीक है, या फिर लाइकेन है, लाइकेन का हमने देखा था कि उससे पोल्यूशन लेवल पता चलता है। उसके साथ ये जो इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये यूनिफॉर्म और स्टेबल प्रॉपर्टीज के होते हैं। उसके बाद में जो है हम देखते हैं कि अगर पैथोजन से अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो इनका जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा रहता है, यानी हम बोल सकते हैं कि उसकी वजह से जो डिटेक्शन रहता है, ठीक है, वो इजी हो जाता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, तो ये जनरली बहुत हम कह सकते हैं हार्मलेस होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के लिए, ठीक है, और उसके साथ में अदर जो है एनिमल्स के लिए भी वो हार्मलेस होते हैं। उसके बाद में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, राइट, तो ये बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, जो भी स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेक्निक्स है उसके थ्रू जो है इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। सो जनरली दो ऐसे ग्रुप जो ऐसे ग्रुप जो जनरली एज एन इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है की तरह यूज होते हैं नॉर्मली, ठीक है, पर्टिकुलरली दो ऐसे ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, नॉर्मली दे आर यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फॉर द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाईज। सो एक तो कोलीफॉर्म ग्रुप हमने बताया, ठीक है, और जो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप है, ठीक है, वो, ठीक है, सो जैसे कोलिफॉर्म ग्रुप अगर हमने देखा, ठीक है, तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं कोलिफॉर्म ग्रुप के, ठीक है, वो एरोबिक कंडीशन में जो है ज्यादा ग्रो करते हैं, राइट, और उसमें हम देखते हैं कि ग्राम निगेटिव जो है बैक्टीरिया जो वो जनरली वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। जैसे जो हमने देखा था कि एस्पोरोजिनियस बैसिलाई जो है, ठीक है, तो वो क्या करता है, लैक्टोज जो है उसको फर्मेंट करता है, ठीक है, और उसके साथ में गैस जो है उसको भी प्रोड्यूस करता है अबाउट 48 आवर्स में, और उसके लिए टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस का लगता है, ठीक है। सो ऐसे ग्रुप में अगर हम देखें, ठीक है, जो एस्पोरोजिनस बैसिलाई है, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप में अगर हम देखें तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, तो ये जनरली डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, और इसका एग्जांपल हमने देखा इशेशिया कोलाई, ई कोलाई, ठीक है, और एंटेरोबैक्टर एरोजेंस जो है, ठीक है, these are the commonly found coliforms, right? So E. coli is a normal inhabitant of human intestine and other warm-blooded animals and is regarded as a fecal type of coliform. Other members of coliform group, for example, Enterobacter erogens, are widely distributed in nature, in soil, water, grain, and also in the intestinal tract of humans and other animals, and are regarded as a non-fecal coliforms. These species are very similar in many of their characteristics. These can be differentiated by the following biochemical taste. So what are the biochemical taste? What are the different biochemical taste? So generally एक IMBIC रिएक्शन जो है वो वहां पे जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। सो जो भी इशेशिया कोलाई है, ठीक है, और एंटेरोबैक्टर एरोजन है, ठीक है, तो उनकी एक रिएक्शन प्रोसेस जो होती है, ठीक है, तो ये जो इनमें पाए जाने वाले इशेशिया कोलाई और एंटेरोबैक्टर एरोजन्स है,
ठीक है, इनकी कुछ टेस्ट होती है जो पॉजिटिव और कुछ की निगेटिव आती है। ठीक है, तो जैसे ईस्चेरिशिया कोलाई है, उसकी इंडोर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आती है। ठीक है, पर एंटरोबैक्टर की एरोजन की वो निगेटिव आती है। ईस्चेरिशिया कोलाई की मिथाइल रेड करके एक टेस्ट होती है, वो पॉजिटिव आती है, एंटरोबैक्टर की निगेटिव आती है। उसके बाद में वो एक वोगेस प्रोस्कर टेस्ट है, ठीक है, एज एन इंडिकेटर करके। तो ईस्चेरिशिया कोलाई की वो निगेटिव होती है, पर एंटरोबैक्टर की पॉजिटिव आती है। और एक सिट्रेट टेस्ट होती है, वो एंटरोबैक्टर एरोजेंस की ही पॉजिटिव आती है। ठीक है, so E. coli produces indole from tryptophan, Enterobacter does not, right? So जो इंडोल टेस्ट में हम देखते हैं कि जो E. coli है, ठीक है, तो वो जनरली इंडोल जो है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन जो है, ठीक है, so उसके थ्रू जो है इंडोल जो है वो प्रोड्यूस करने लगता है, पर एंटरोबैक्टर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसलिए निगेटिव जो है वो टेस्ट आती है, राइट? उसके बाद में जो एसिडिटी का अमाउंट है, ठीक है, वो कितना है, ठीक है, स्पेशल जो ग्लूकोज ब्रॉथ मीडियम जो है उसके थ्रू जो है वो डिटेक्शन होता है, राइट? जैसे एक मिथाइल रेड पीएच इंडिकेटर वहां पे यूज किया जाता है, इसके लिए वहां उसको मिथाइल रेड टेस्ट कहा जाता है। तो ऐसा इंडिकेटर वहां पे यूज किए जाते हैं, जो भी यानी ईस्चेरिशिया कोलाई और एंटरोबैक्टर जो एरोजन है उन दोनों के लिए, नहीं? तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली एसिड प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज के थ्रू, राइट? ग्लूकोज में से एसिड प्रोड्यूस करते हैं, राइट? पर यहाँ पे ई कोलाई जो होता है, ठीक है, तो उसका जो लेवल होता है एसिड का, ठीक है, पीएच लेवल लो होता है, ठीक है। सो वो अगर जब मिथाइल रेड की टेस्ट हम करते हैं, ठीक है, तो वो टेस्ट जो है जब ईस्चेरिशिया कोलाई की करते हैं तो वो टेस्ट पॉजिटिव होती है, यानी उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जहाँ पे यानी जो बैक्टीरिया है उसका कलर रेड हो जाता है, राइट? और जहाँ पे एंटरोबैक्टर एरोजेंस है, ठीक है, तो वो जनरली उतना अमाउंट में जो है एसिड प्रोड्यूस नहीं करता, राइट? तो इसकी वजह से वो उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता, राइट? उस बैक्टीरिया का कलर चेंज नहीं होता, पर ई कोलाई जो है एंटरो बैक्टर जो है एरोजन से ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो मिथाइल रेड टेस्ट कहलाती है। उसके बाद में जो है ability to produce the compound acetyl methyl carbinol, that is acetoin, right? So in a glucose peptide medium, so this chemical is detected by Voges-Proskauer test procedure, that is E. coli does not produce azotin, right? So यहाँ पे इस टेस्ट में जो Voges-Proskauer टेस्ट है, वहां पे जो ई कोलाई है, ठीक है, तो वो जो एसिटोइन है, एसिटोमिथाइल कार्बिनॉल, तो वो प्रोड्यूस नहीं करता, नहीं? पर एंटरोबैक्टर एरोजन है, ठीक है, वो वहां पे प्रोड्यूस करता है, ठीक? उसके बाद में जो यूटिलाइजेशन ऑफ सोडियम सिट्रेट, सो जो एंटरोबैक्टर एरोजन है, ठीक है, तो वो जनरली बहुत कैपेबल होता है कि जो भी मीडियम होगा सोडियम सिट्रेट का, ठीक है, उसमें भी ग्रो करे, नहीं? सो एक सोल कार्बन सोर्स जो होता है उसमें ग्रो करता है, राइट? पर ई कोलाई जो होता है इस ऐसे मीडियम में जनरली ग्रो नहीं करता, राइट? सो यानी जो भी सोडियम सिट्रेट का सॉल्यूशन अगर वहां पे होगा, जो मीडियम होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया को डाला जाएगा कुछ दिनों के लिए, और फिर देखा जाएगा कि बैक्टीरिया वहां पे उसमें ग्रो हो रहा है कि नहीं, राइट? तो एंटरोबैक्टर जो है वो वहां पे ग्रो होता है, पर ई कोलाई जो है वो वहां पे ग्रो नहीं होता। सो ये जो फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई जो है, ठीक है, जनरली स्ट्रेप्टोकोकाई जो भी फैसिलिस है या एस्फाइसिज्म है, ठीक है, तो या फिर एस्बोबिस है, नहीं? स्ट्रेप्टोकोकाई बोबिस एंड इक्विनस, ठीक है, तो वो जनरली ह्यूमन एंड एनिमल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है, एंड दे आर आल्सो सर्व्स एज एन इंडिकेटर फॉर फीकल वाटर पोल्यूशन, राइट? सो तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, एज एन इंडिकेटर का रोल वहां पे प्ले करते हैं।
तो उसके बाद में जो है वाटर क्वालिटी एसेस जो है आपको नहीं है, ठीक है। Sale set to enjoy. Download now. आज ही दिखाना। क्वालिटी सो वाटर क्वालिटी एसेस जो है, ठीक है, तो उसमें जनरली कुछ बायोलॉजिकल प्रोसीजर्स है, ठीक है, तो वो वहां पे यूज की जाती है। जैसे टोटल काउंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, तो वो जनरली जो टोटल नंबर है जो भी बैक्टीरिया, उसके डिटरमिनेशन के लिए जनरली यूज किया जाता है। जो भी वाटर सैंपल रहेगा, ठीक है, उसमें कितना अमाउंट है, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया है उसका कितना अमाउंट है, ठीक है, तो वो डिटरमाइन करने के लिए जनरली जो टोटल काउंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, तो वो वहां पे लिया जाता है। तो उसके बाद में तो ये जो मेथड होगी टोटल काउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो ये एक्चुअली जो भी सॉलिड मीडियम है, ठीक है, उसमें किस तरह से सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं रिपीटेडली, ठीक है, तो उसके ऊपर जनरली ये टेस्ट होती है, यानी डिपेंड होती है, राइट। उसी से हम देख सकते हैं कि उसकी ग्रोथ तो हो रही है, राइट, पर वहां पे क्वांटिटी कितनी है, तो उसके ऊपर जो हम देखेंगे कि जो भी वाटर सैंपल रहेगा उसमें की क्वांटिटी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो देखने के लिए जनरली टोटल काउंट जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म का वो देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज जो है वहां पे फॉर्म करने लगती है, ठीक है, तो ये जनरली जो टेस्ट होती है, ठीक है, तो ये प्लेटिंग के थ्रू जो है वो परफॉर्म की जाती है, प्लेटिंग के थ्रू। यहाँ पे एक कल्चर मीडियम जो है, ठीक है, तो वो वहां पे यूज होता है, ठीक है, जैसे अगर जैसे एक कल्चर मीडियम यानी जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो ग्रो करता है, राइट, या फिर वहां पे सर्वाइव कर सकता है, तो ऐसा मीडियम, राइट, कल्चर मीडियम जिसको बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक अगार सॉल्यूशन जो है वो वहां पे लिया जाता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेथड कहा जाता है अगार सॉल्यूशन को। सो ये जो प्लेट होगी, ठीक है, इसको फिर 35 डिग्री सेल्सियस के लिए 48 to 72 आवर्स के लिए इंक्यूबेट किए जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वहां पे जितनी भी कॉलोनीज जो है माइक्रोऑर्गेनिजम्स की फॉर्म होंगी, ठीक है, तो वहां पे उसका काउंट किया जाता है, जो एक कॉलोनी काउंटर एक आता है, ठीक है, कॉलोनी काउंटर के थ्रू जो है वहां पे उसकी कॉलोनीज जो है वो मेजर की जाती है। ये डिवाइस जो होता है कॉलोनी काउंटर, ठीक है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, राइट, तो उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉलोनी काउंटर के थ्रू जो है, ठीक है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, और उसके साथ में जो है एक अगर अच्छा लेवल का अगर देखें तो एक इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन भी होती है, ठीक है, जिससे कॉलोनी काउंटर जो है वो वहां पे डिटेक्ट किया जाता है। तो जनरली जो वाटर होता है, ठीक है, ये अच्छा क्वालिटी अगर रहेगा, ठीक है, तो वहां पे जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है उनका काउंट जो है वो लो रहेगा, राइट, यानी हम अगर ऐसे मेजर करके देखें, यानी अगर उसको काउंट अगर देखें नॉर्मल में, राइट, तो 100 कॉलोनीज पर सेंटीमीटर के हिसाब से जो है वहां पे पाई जाती है, राइट, यानी पर क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से, तो इस तरह से वो कॉलोनीज हम देखते हैं, राइट। तो उसके बाद में टेस्ट फॉर कोलीफॉर्म जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, सो 10 मिनट के बाद हम ज्वाइन होते हैं, ठीक है, सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए। मैं देखती हूँ लैपटॉप अगर काम हो गया होगा तो उससे ही ज्वाइन होती हूँ, तो फिर मोबाइल से ही होना पड़ेगा, ठीक है।